हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त श्वेता। पिछले वाले वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने कवर किया था, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया था, लेकिन उसमें मैंने 3 पार्ट को कवर किया था, 3 टॉपिक्स को लिया था, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया था। अगर मैं उन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग कवर करती तो उसके 3 वीडियो बन जाते, तो इससे अच्छा था कि मैं उसको एक ही वीडियो में कर दूं। तो आज उसके आगे बढ़ा के मैं थोड़ी सी शुरुआत करना चाहूँगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि सबसे पहले उद्देश्य के बारे में चर्चा होगी। आप जब भी बैरक की शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो आप देखेंगे बैरक में सबसे पहले किसी भी अधिनियम या एक्ट का उद्देश्य सबसे पहले दिया गया होता है। तो कोई भी एक्ट जब लॉ या अधिनियम बनता है तो उसके पीछे विधानमंडल संसद का कुछ उद्देश्य रहता है कि वो किसी एक्ट को बना रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो वैसे ही संपत्ति अंतरण अधिनियम का भी कुछ उद्देश्य है पक्षकारों के द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करना। तो यहाँ पर अब उद्देश्य सिर्फ संशोधित करना ही क्यों बच गया है, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक्ट तो पहले बनाया ही जा चुका है, तो अब एक्ट दोबारा बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो उसमें अब जब समय पर बदलाव की ज़रूरत महसूस होगी तब सिर्फ संशोधित ही किया जाएगा। इसीलिए अब इस एक्ट का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी पक्षकार आपस में अंतरण करते हैं, संपत्ति एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे संबंधित और किसी कानून की अब ज़रूरत कल को आके पड़ती है तो फिर सिर्फ उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। और पक्षकारों के द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण का मतलब पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था, वो ये था कि ये सिर्फ इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र के बारे में ही बात करता है, यानी एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरण ही सिर्फ संपत्ति अंतरण अधिनियम में किए जाएंगे, यानी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये हो गया उसका उद्देश्य। अब आते हैं उसकी उद्देशिका पे, जो कि प्रेम्बल। हर एक्ट की अपनी अपनी एक उद्देशिका होती है और उस उद्देशिका का काम होता है, मतलब लगभग आप सारे एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि जैसे हम आईपीसी में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एम्बिगुअस होते हैं या फिर असंदिग्ध होते हैं, तो उसको समझने में मदद करती है उद्देशिका। जैसे कि संविधान की अपनी उद्देशिका है जो कि उसका एक पार्ट ही है, वैसे ही इसकी भी एक उद्देशिका है जो क्या बताती है, पढ़ते हैं। पक्षकारों के द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि को परिभाषित करना और संशोधित करना। इसकी प्रेम्बल सिर्फ इतनी ही बात करती है कि जो भी पार्टी, जो लिविंग पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ में जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, यानी चल हो या अचल संपत्ति कोई भी हो, उसको समय समय पर परिभाषित किया जाएगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और परिभाषित किया भी गया है और आगे भी इंटरप्रिटेशन होता रहेगा और संशोधित किया जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया कुछ मिनट पहले कि जब जब ज़रूरत पड़ती है तब संशोधन होते रहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दें तो आपको कुछ एक्ट से यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा कि जो भी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पर सिर्फ परिभाषित और संशोधित ही लिखा हुआ रहता है आपके बैरक में, और जो अपने आप में कंप्लीट होता है वहाँ पर आपको समेकित वर्ड भी दिखाई देगा, शब्द जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंसोलिडेट करना। यानी समेकित का हिंदी मतलब अगर मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसा एक्ट जो अपने आप में सब कुछ संभाले, उसको काम करने के लिए किसी दूसरे एक्ट की ज़रूरत ना पड़े। और पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में कंप्लीट एक्ट है नहीं, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मुस्लिम लॉज और बहुत सारे एक्ट हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कमर्शियल लॉज हैं जिसका सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेने का यहाँ में मतलब है कि इन सब की चर्चा एक दूसरे में की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सिर्फ परिभाषित और संशोधित ही किए जाने वाली बात है। यहाँ पर समेकित वर्ड आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि आप जब सीआरपीसी पढ़ते हैं और आईपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कंसोलिडेट वर्ड मिलेगा ऊपर में बैरक में, और हिंदी में आपको मिलेगा समेकित करना। तो वो एक्ट अपने आप में इतना कंप्लीट है कि उसको किसी दूसरे एक्ट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसकी बातें कहीं और डिस्कस नहीं की गई होंगी। लेकिन यहाँ पर जब भी हम संपत्ति का अंतरण करते हैं, अचल संपत्ति का, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नीड होती ही होती है। हम बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी को संपत्ति का अंतरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर ये एक्ट जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है,
यहाँ पर समेकित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नहीं कंसोलिडेट लिखा गया है। तो यहाँ पर इसकी उद्देशिका सिर्फ कहती है कि ये परिभाषित करेगा और संशोधित करेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 1 को कवर करते हैं। तो ये एक्ट नंबर 4 है, आपको अपने बैरक में भी मिल जाएगा, ऊपर में लिखा रहता है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें जब ऐसा लगता है कभी कभार कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी यही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो किसी भी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं होगी आज के हिसाब से, क्योंकि जितने भी जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम आजकल के टाइम में देखने को मिलते हैं उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ तभी बनेगी जब आप किताब को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो ही बैरक आपकी समझ में आने वाली है। शुरुआत कभी भी मेरे हिसाब से बैरक से तो नहीं की जा सकती। बैरक की मदद आपको लेनी चाहिए जब आपने अपनी कमांड जो है अपने टेक्स्ट बुक पे बना ली है। तो ये एक्ट नंबर 4 का मतलब है कि 1882 का ये एक्ट नंबर 4 यानी 1882 में ये चौथे नंबर का एक्ट है। इसका तात्पर्य कि इसके पहले भी 3 एक्ट्स को बनाया जा चुका होगा 1882 में, कि जब एक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसमें नंबर दे दिए जाते हैं कि इस साल में कितने एक्ट को बनाया गया। वैसे ही 1882 में ये एक्ट नंबर 4 था, चौथे नंबर का एक्ट। अब 1882 की बात है तो वहाँ पर उस समय राष्ट्रपति तो मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि भारत को आज़ादी उस समय मिली ही नहीं थी। और ये आप लोग जानते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और अभी जब हम आज के अपने लॉज को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इसको प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक कोई भी अधिनियम लागू ही नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद यानी गवर्नर जनरल्स काउंसिल ने इसको इनैक्ट किया था 17 फरवरी 1882 को, यानी इसको अधिनियम का रूप दे दिया, सिग्नेचर करके अपना कंसेंट दे दिया, अपनी सहमति दे दी कि अब इसको लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल सेक्शंस 137 हैं, टोटल चैप्टर्स 8 हैं। ये चैप्टर कितने होते हैं, सेक्शंस कितने होते हैं, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कि ये जहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिलेबस में होगा वहाँ पे अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। और थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, मतलब थोड़ी सहूलियत के लिए, कि अगर आप अपने माइंड में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। चैप्टर 1 में देखिए सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 कवर किया गया है। चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से लेकर 53A तक कवर किया गया है। और चैप्टर 3 से लेकर के 8 जो है वो 2 पार्ट्स में रखा गया है। और उन 2 पार्ट्स में सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 137 को भी रखा गया है। तो ये हो गई कुछ छोटी छोटी बेसिक्स। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 कहता है कि जैसे कि हर एक्ट का सेक्शन 1 एक ही बात कहता है कि इसका नाम क्या होगा और इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा, कहाँ तक मतलब ये लागू हो सकता है। वैसे ये भी कि ये अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जा सकेगा, ये तो सभी आप लोग सभी जानते हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको फिर लागू कब किया गया, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। और मेरे अनुसार अगर आप लोग चलें तो मतलब मेरी बात मानिए तो इसको रट ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको 1 जुलाई 1882 को लागू कर दिया गया था। किसी भी एक्ट की जो लागू होने वाली डेट है और इनैक्टमेंट वाली डेट है वो आपको सच में याद रखनी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये याद कैसे होता है, बार बार रिवीजन से। बिना रिवीजन के तो मतलब कोई भी चीज़ हम भूल ही जाएंगे। अब सेक्शन 1 में आप लोग देखेंगे प्रादेशिक विस्तार की भी चर्चा की गई है। मतलब सेक्शन 1 को 3 पैराग्राफ में कवर किया गया है। हालांकि तीनों पैराग्राफ ही पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत बार पढ़ना है और आपने बहुत बार पढ़ लिया है तो 1-2 बार रिवीजन ज़रूर देना चाहिए। तो कहाँ कहाँ तक इस अधिनियम का विस्तार है, यानी ये अधिनियम कहाँ कहाँ तक लागू है, तो जो लाइन वहाँ लिखी गई है उसको ही मैंने अपनी भाषा में लिखा है ताकि मैं आप लोगों को भी समझा सकूं। और आपको जानना है, यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि इस अधिनियम का विस्तार सारे भारत पर है। तो ये आप लोग सभी जानते ही हैं। दूसरा कि ये उस टाइम की बात है जब इसको बनाया गया था, कि यह अधिनियम उन क्षेत्रों, कौन से वाले क्षेत्र जो कि ब्रिटिश राज क्षेत्र में उस समय आते होंगे, वो ब्रिटिश एरिया था,
लागू नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि टीपी एक्ट को बनाने के बाद में पूरे इंडिया पर एक ही बार में लागू कर दिया गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको बम्बई काउंसिल के गवर्नर के जो अंतर्गत में इलाके आते होंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि बॉम्बे जो आज का जो मुंबई है उसके उनके जो गवर्नर जनरल होंगे, उनकी जो काउंसिल होगी, उनके अंतर्गत जो इलाके आते होंगे उन पे इसको एक बार में लागू नहीं किया गया था। और दूसरा कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन जितने भी इलाके आते थे उनमें भी लागू नहीं किया गया था। जब पहली बार लागू किया गया था तब की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन बाद में 1 जनवरी 1893 को इसको उन तमाम जगहों पे लागू कर दिया गया जहां इन्हें लागू नहीं किया गया था। तो बैरेट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, जो कि शायद एक बार में या 2-3 बार में भी पढ़ने में समझ में नहीं आए। इसीलिए आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप दोबारा पढ़ेंगे बैरेट को तो आपको आसानी होगी कि ये क्या क्या कह रहा है। तो ये उन क्षेत्रों में लागू नहीं था जिस समय पहली बार इसको लागू किया गया, तो पूरे इंडिया पे लागू नहीं किया गया था। तो कहाँ कहाँ नहीं था लागू? बम्बई काउंसिल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत में जो इलाके आते थे वो, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन जो इलाके आते थे वो भी, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया लागू। तो ये इसका पहला पैराग्राफ है। दूसरा, राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने अपने राज्य क्षेत्र में या उसके कुछ भाग में राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, इशू कर सकती है। अब जैसे हो सकता है कि किसी एक्ट को जब बनाया जाता है तो पूरे इंडिया में एक ही बार में लागू नहीं कर दिया जाता, ये वहाँ की राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने टाइम के अनुसार, डेट के अनुसार उसको लागू कर दें। तो जहाँ जहाँ ये एक्ट लागू नहीं है वहाँ वहाँ की राज्य सरकारों के पास में ये अधिकार है, और ये अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है कि वो अपने पूरे राज्य क्षेत्र में टीपी एक्ट को लागू कर सकते हैं। और पूरे राज्य क्षेत्र में अगर उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती लागू करने की, तो वो उस अपने राज्य के किसी पर्टिकुलर पार्ट्स पे यानी किसी भाग पे भी लागू कर सकते हैं। और इस तरह की जो लागू करने वाली सूचनाएं होती है वो कोई आम सूचना नहीं होती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है राजपत्र की अधिसूचना यानी ऑफिशियल गजट। और जो अधिसूचना है वो नोटिफिकेशन है, जो आप लोगों को सबको पता ही है। तो ये एक नोटिफिकेशन इशू करना होगा, जारी करना होगा, जो ऑफिशियल गजट होगा स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें वो ये लिख के बताएगी कि आज से इस डेट से ये एक्ट जो है इन क्षेत्रों पे लागू कर दिया गया है या पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। अब सेक्शन 1 का जो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्री के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है इसकी, वो ये कि टीपी एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं। जैसे सेक्शन 54 का पैरा 1 और सॉरी मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, तो सॉरी यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 1 बोल दी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं फिर से बोलना चाहूँगी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54, 54 का पैरा 2 और पैरा 3, ये सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 का विस्तार किसी ऐसे जिले और किसी ऐसे भाग पर नहीं होगा जहां पर भारतीय पंजीकरण अधिनियम या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधान लागू नहीं है। इसको इतने से में समझिए कि जिन जिन एरियाज़ में, एरियाज़ का मतलब यहाँ पे राज्य से है, जिन स्टेट्स पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अभी तक लागू नहीं किया गया है, या उस समय की बात है जब लागू नहीं किया गया था, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं चलता है वहाँ पर टीपी एक्ट का सेक्शन 54 का पैरा 2 और पैरा 3 और सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 के प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा टीपी एक्ट ही लागू नहीं होगा, टीपी एक्ट बिल्कुल लागू होगा, और हो भी क्या होगा उस वक्त की बात है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट उस राज्य में लागू नहीं है, उस जैसे कि मान लेते हैं कि मैं बिहार राज्य की बात करती हूँ, बिहार में अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू नहीं किया गया या रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं चलता, तो बिहार में सेक्शन 54 का पैरा 2 और 3, सेक्शन 59 और 107 और 123 के जो भी प्रोविज़न होंगे, जो भी लिखा हुआ इसमें, ये सारी बातें जो है बिहार पे लागू नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बैरक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है
ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो और आपको भी मैं समझा सकूं। आप भी चाहें तो इसको उतार सकते हैं। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर करना चाहूँगी, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा और फिर आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा। तो अब आ गया है कंक्लूड करने का टाइम। अब आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुझसे कहाँ गलती हो गई है समझाने में कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और थोड़ा फ़ायदा आप लोगों को भी हो। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आप लोगों को उससे हेल्प मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।